Hello, my dear student. Welcome back. Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. I have discussed the NCERT solution, chapter 9 and ray optics and optical instrument. जैसा कि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक, आई होप, हाँ 16 तक हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के 17 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 17 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बेटा। ये बोल रहा है सर एक फिगर दिया गया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर, वो बना है ग्लास के फाइबर से। अच्छा जी। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68, द आउटर कवरिंग, उससे हम आउटर कवरिंग किए गए हैं क्लाउड से। क्लाउडिंग आप लोग जानते होंगे, क्लाउडिंग का मतलब होता है जिससे रे ऑफ लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR हम उसे बोलते हैं। ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है फिगर में हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं। हालांकि हमने क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमें फिगर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास एक प्लास्टिक पाइप है और यह इसका मिड पॉइंट है, जिसे आप क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो ना। रे ऑप्टिक्स में जब हम क्या करते हैं बेटा, एक बात और आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जब हम रिफ्लेक्टेड सरफेस से रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को अगर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो यह एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। कैसे? अगर हम इस एंगल को कम करेंगे यह एंगल भी कम होगा। क्यों? इसका मतलब हम इधर कर रहे हैं, इट मीन्स इस डायरेक्शन में इसे मूव करा रहे हैं, तो यह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, जिससे हम कहते हैं आई एंगल आर एंगल के इक्वल होता है। अच्छा, अगर हम सर ये बताइए, हम रिफ्लेक्टर को, जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टर को अगर हम इट मीन्स v वेलोसिटी से मूव कराएं, v मीटर पर सेकंड से इसे हम मूव कराएं, तो क्या इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? इसका 2 टाइम्स, और उसी के डायरेक्शन में 2 टाइम्स ऑफ, अगर हम इसे v से कर रहे हैं तो 2v से क्या होगा, 2v मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, यह इसके एंटी क्लॉकवाइज इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारा, यह क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट साइड चलते हैं। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टर को मूव कराते हैं तब उसी के सेम डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ दिस मोशन। ओके, बात समझ में आई? अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्लास का पाइप है, ग्लास पाइप है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लास पाइप क्या होता है, वो उससे रिफ्लेक्ट होते हैं लाइट्स, मतलब वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन उसने क्या किया, उस पर कोडिंग कर दिया है। क्या किया है? कोडिंग किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम एक सेंटर लेते हैं। सेंटर क्या लेते हैं, यहाँ पर एक मीडियम रेयर और डेंसर मीडियम हम डालते हैं, डेंसर वगैरह। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इसमें कि हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जबकि हम इसे क्या किए हैं, क्लोडिंग किए हैं। इसको क्लोडिंग कर दिए दोनों को, दोनों तरफ से, जिससे रे ऑफ लाइट क्या हो, टोटल TIR हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे। अच्छा ठीक है, अब वो कह रहा है जो इंसिडेंट रे है, कौन सा इंसिडेंट रे, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है जो रे ऑफ इंसिडेंट है, इसके एंगल को कितना हम शिफ्टिंग या एडजस्टमेंट करें, जो इसका TIR हो वो कंटिन्यूअस, इट मीन्स जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है इस नॉर्मल से, वह ज़्यादा हो किससे, रिफ्रैक्टिव एंगल से। यह इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव R हो गया, ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव RA हो जाएगा, ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है इसमें, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से रे ऑफ लाइट यहाँ से आया फिर इधर जाएगा, इसी तरह से मतलब अपना ये कंटिन्यूटी करता रहेगा। तो आप ये बताइए हम इसे एडजस्टमेंट किस एंगल पर करें कि ये TIR कंटिन्यू होता रहे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। हमें क्वेश्चन में पूरा वैल्यू दिया गया है। क्या क्या दिया गया है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लोडिंग का दिया गया है, जो हम इसे क्लोडिंग किए हैं ये सब। ठीक है, अच्छा, ये कितना दिया गया है, क्लोडिंग का कितना दिया गया है सर? देखिए, क्लोड का दिया गया है 1.44, और डेंसर का कितना दिया गया है, मतलब कोर का कितना दिया गया है, कोर का दिया गया है 1.68। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर
इज इक्वल टू 1.64 1.68 ना जी। हमसे पूछा क्या है, हम तो पहले क्या निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। क्रिटिकल एंगल हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्रिटिकल एंगल साइन सी बराबर क्या होता है, क्लोडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लोडिंग डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ओके, तो यहाँ पे हम रखते हैं सी साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1.44 डिवाइड बाई 1.68 ना जी। अच्छा जी, हाँ ठीक है, 1.44 डिवाइड बाई 1.68 और इसे हम जब कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, कितना आएगी जल्दी बताएं आप लोग, 59 डिग्री। कितना आएगा, 59 डिग्री आएगा। इट मीन्स क्रिटिकल एंगल हमारा 59 डिग्री आएगा। हमको पता है या टोटल एंगल 90 होता है, अगर 59 में से 90 को माइनस करेंगे 31 डिग्री आएगा, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 31 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका जो एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना, अभी तक सही है तो इस एंगल को हमें बताना है। तो हमें यह पता है, क्या पता है हमें यह पता है जो हमारा 31 डिग्री आया है यह कम है। अब यह कम होना चाहिए हमेशा किससे, क्रिटिकल एंगल से। इसी वजह से इसका TIR कंटिन्यू होता रहेगा। अच्छा, आगे हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे उन्होंने कहा है कि आप हमें इंसिडेंट एंगल बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सर, स्नेल रूल कहता है म्यू कोर इज द डेंसर से रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो उसका हम रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, आर की वैल्यू हमें पता है 31 डिग्री और हम यहाँ पे रखते हैं, इसकी वैल्यू दिया गया है 1.68 इंटू 31 डिग्री इज इक्वल टू साइन आई। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा सर, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.4972 अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन आई। और हम यहाँ पे साइन आई की वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, इसे हम हाफ मान ले, 1/2 मान ले, ठीक है, हाफ मतलब 0.5, इट मीन्स हाफ मान लेंगे। तो आई की वैल्यू हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। किसकी वैल्यू होती है, 30 की 60 की, सर 60 की नहीं 30 की होती है ना जी। 1/2 किसकी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 ना जी, यही होता है जी हाँ। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यूज़ को रख देते हैं या ऐसे डायरेक्टली। तो यहाँ पे 30 डिग्री पर हम अगर इसे मैनेज्ड करें, किसको, आई एंगल को, इट मीन्स इंसिडेंट एंगल को, तो हमारा TIR कंटिन्यू होता रहेगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे जी हाँ, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आई थिंक सही है, ठीक है, 30 ठीक, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, शायद इसका जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे शायद 60 समथिंग आएगा क्या, कैलकुलेटर का आप लोग इस्तेमाल करिएगा, 60 डिग्री आएगा। 13 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, तो 60 डिग्री समथिंग आएगा। हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराओगे 60 डिग्री आएगा। तो I इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3 2 60 ऐसे डायरेक्टली हो जा रहा है, तो 3 2 60 डिग्री के सम अप्रॉक्सीमेटली। ये 17 नंबर क्वेश्चन था। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा इसका बी पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग। अगर हम आउटर कवरिंग नहीं करेंगे तो क्या कंटिन्यूटी TIR होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ से रिफ्लेक्ट लाइट होगी नहीं। जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्रिटिकल एंगल नहीं बनेगा। और क्रिटिकल एंगल अगर कम हो गया किससे, रिफ्लेक्टिंग एंगल से, किससे, रिफ्लेक्टिंग एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल हमारा कम हो गया तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी कंटिन्यूटी ऑफ TIR नहीं
होगा, जिसकी वजह से यह क्या हो जाएगा, यह मतलब जो हमारा पाइप है, इट मीन्स प्लास्टिक का ग्लास का जो फाइबर पाइप है हमारे पास, उसमें क्या हो जाएगा, लाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोडिंग नहीं रहेगी तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से TIR अनकम्प्लीट रहेगी। तो हमें कंटिन्यूटी ऑफ TIR करना था इस क्वेश्चन में। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, आइए हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा यू हैव लर्न, क्या आपने सीखा है, दैट प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, अच्छा, ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सेम सरकमस्टेंस, अच्छा, सरकमस्टेंस एक्सप्लेन, अजीब प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा, हो गया, हल्का फुल्का हो जाता है कभी कभी। अच्छा ठीक है, चश्मा नहीं लगाए हैं, एक्चुअली बात ये है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए कि क्या वर्चुअल इमेज से हम रियल इमेज बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन, और इन्होंने कहा है कि क्या हम वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, किससे, सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत प्यारा ये भी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि अगर रे ऑफ लाइट इज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, रे ऑफ लाइट इन फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, दिस कन्वर्जन, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, ओके। अब ये कह रहा है कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ना बेटा, कॉन्वेक्स मिरर लगा दें, कॉन्वेक्स मिरर एज अ प्लेन में हमने लगा दिया, ठीक है, प्लेन में हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, तो क्या करेगा ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है रे ऑफ लाइट को, बेटा ध्यान से सुनना, ए रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो सपोज करो यहाँ पे बनेगा इमेज, ये जो फ्रंट ऑफ मिरर पे बनता है ये क्या होता है, रियल इमेज होता है, क्योंकि निगेटिव होती है। यहाँ पे रे ऑफ कन्वर्जन में हमेशा क्या हो गया, यहाँ पे बेटा रियल इमेज बन जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इमेज इज रियल इमेज, ठीक है, पॉजिटिविटी बन जाना। तो हमें यहाँ से समझ में आया, क्या समझ में आया, जब हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें रियल इमेज मिलती है। तो हम लोग सीख गए हैं कि अगर हमें वर्चुअल इमेज दिया हो, उसे रियल में कन्वर्ट करना हो, तो हम कॉन्वेक्स मिरर लगा करके रियल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ इमेज का फॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ओके। देन दिस इज द वर्चुअल टू रियल, ओके। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट में कह रहा है अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कट on a screen at when we see a virtual image we are obviously bringing it on the screen, okay, of your eyes is there as contradiction। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि क्या हम रियल इमेज, जैसे हमने कहा रे ऑफ लाइट को अगर एज, इसमें हम यूज़ क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें हम यूज़ कर सकते हैं लेंस का। क्या यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम लेंस ले लिए, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस पे रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट कराओ, पैरेलल इंसिडेंट हो गया, तो ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करता है। कौन डाइवर्ज करता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज किया, चलो डाइवर्ज किया, ठीक है, डाइवर्जन हो गया रे ऑफ लाइट का। इन्होंने इसमें बोला है, क्या बोला है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन होगा कब, इमेज के फॉर्मेशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे एक लेंस और लगाएं, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसी लाइट को क्या करेगा, इसी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा। जब इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा तो जो फॉर्मेशन ऑफ रेज हो रहा है, दिस इज इमेज इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज P, देन दिस इज द लेंस ऑफ कन्वेक्स एंड
कॉन्केव लेंस, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस पर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है और उसे हम कन्वर्जन करने के लिए एक लेंस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने बोला है कि क्या इसकी कंट्रोडिक्शन होती है, नहीं, इनका नहीं होता, लेकिन इनका होता है। मतलब हमें इनकी कुछ न कुछ मतलब योगदान चाहिए, जिसकी वजह से हम इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इनकी कोई योगदान नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो कंट्रोडिक्शन, नो कंट्रोडिक्शन। ओके, आइए नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म सी पार्ट कह रहा है, अ ड्राइवर अंडर वाटर, एक ड्राइवर अंडर वाटर लुक एट ऑब्लिक्यूली, अच्छा ऑब्लिक्यूली का मतलब क्या होगा, ठीक है, आइए, एट अ फिशरमैन स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, अच्छा एक मछली मारने वाला है जो एक मतलब पत्थर पर लेक पर बैठा हुआ है, और अंदर से वाटर के अंदर मतलब पानी के अंदर जो बंदा है वह देख रहा है। तो देखेगा क्या होगा, आपको पता है, जब हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं या रेयर से डेंसर में देखते हैं, तो आपको पता है वाटर इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर से जब हम रेयर में आते हैं तो हमें क्या करता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। जब हम किसी कांच के ग्लास में, दिस इज द ग्लास ऑफ कांच, इसमें हम कोई कॉइन डाल दें, क्या डाल दें, कॉइन डाल दें, रुक जाइए देखते हैं, कॉइन शायद हो, आई होप कि हो कॉइन, और मुझे लग रहा है जहाँ तक हमने अपने पॉकेट को चेक किया है, अच्छा जी है। तो कह रहा है अगर हम इसे वाटर में डाल देते हैं तो इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब इसकी इमेज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लार्ज हो जाती है। अगर हम इसी कॉइन को क्या करें, बाहर निकालें, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। अब हम इसी कॉइन को बाहर निकाल लें और हम नीचे से देखें तो हमें पता है क्या लगेगा, हमें मतलब इसकी जो इमेज होगी, आप यहाँ पे रखिए, इस तरफ से देखिए, आपको देखिए और बड़ा दिख रहा है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेयरर से डेंसर के बाद हम देख रहे हैं इसको, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी भी साइज सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, या तो एक ही मीडियम है, रिफ्रैक्टिव, इनका मतलब रिलेटिव जो सिस्टम है वो सेम है, इसलिए उन्होंने बताया कि बेटा जो इनकी ऑबिक्यूली का मतलब हुआ, ऑबिक्यूली का मतलब यह हुआ कि आप कंटेंट को ना चेंज करें या कॉन्सेप्ट को ना चेंज करें, या जो हमारे पास कंपाउंड है उसे चेंज ना करें, हम सिर्फ अपने पोजीशन को चेंज करें, तो किस तरह का फॉर्मेशन फॉर्मेट करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स पार्ट ऑफ डी सी को हम एज इट इज ऐसे कर सकते हैं, एक तो फॉर्मेशन करा सकते हैं आपको, देखिए, तो आप सारी चीज़ों को या सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ लिखने का काम न करें, आप लोग सीखते रहें, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, और बहुत अच्छी टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा वो उसकी पढ़ाई बेकार है। चलिए सी नंबर पार्ट पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो इंक्रीज होगी ड्यू टू इमेज के साइज से, पार्ट ऑफ सी, दिस क्वेश्चन नंबर 18 ना जी, 12 नंबर हमने क्या डाल दिया यार, 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 18 का ये सी पार्ट, ए पार्ट, ये बी पार्ट, यह सी पार्ट, ठीक है। आइए अब डी पार्ट में क्या होता है, डी पार्ट में अगर हम मान लीजिए सपोज करो सी ही पार्ट में देखिए, ये हमारा वाटर है, यहाँ से बंदा देख रहा है, तो यह अगर यहाँ पे कोई कॉइन या कुछ भी पड़ा है, अगर यह इसको देखना चाहेगा तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, लेकिन जो इसकी रियल इमेज होगी उससे क्या होगी, ये डिक्रीज होगी ना। पहले तो हमें ऊपर दिखेगा, यह ऊपर दिखेगा, ऑब्जेक्ट हमें ऊपर दिखेगा, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा बट इमेज उसका छोटा रहेगा ड्यू टू ऑब्जेक्ट के साइज से। इसको इमेज छोटा दिखेगा लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज कैसी दिखेगी, बड़ा दिखेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी के बाद डी पार्ट को एज ये हमें लग रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है डी मतलब 18 नंबर जो क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल टर्म्स को आप जब पढ़ोगे, देखिए डी नंबर में क्या कह रहा है, डी नंबर में कह रहा है डज द अपेरेंट डेप्थ, अच्छा आपको पता है अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, द अपेरेंट डेप्थ बिकम स्मॉलर एज कंपेयर टू द
नॉर्मल, डी पार्ट अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, अपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ वाटर चेंज इन व्यू obliquely, if so does the apparent depth increase or decrease। अच्छा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो हमें पता है द apparent depth become smaller, तो क्या होता है, द apparent depth become smaller due to normal, become smaller, become smaller ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल के सेंस से ना जी, जी हाँ, एज कंपेयर टू नॉर्मल। टू नॉर्मल, ओके। ये कह रहा है कि अपरेंट डेप्थ जो है, अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है हाइट ऑफ वाटर। अगर हम इस टैंक में यहाँ पे कोई कॉइन रखते हैं, ये जो हमारे हाइट होते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ रियल हाइट। अपरेंट डेप्थ क्या होता है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनना, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें अपरेंट डेप्थ जो हमारी होती है, अपरेंट डेप्थ जो होता है उसे हम लिखते हैं रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस अपरेंट डेप्थ, यही अपरेंट डेप्थ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई चलते हैं, डी के बाद सी ई पार्ट आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ई में क्या दिया गया है, ई में दिया गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड में हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों किया जाता है, क्योंकि वह प्रिज्म के शेप में होता है, जिसकी वजह से TIR आसानी से होता है, और उसमें क्या होते हैं, हमेशा रिफ्रैक्टिव पॉइंट एंगल बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं डायमंड बहुत अच्छे चमकते हैं। ठीक है, लाइटिंग मतलब फ्लिंट के जैसा होता है, चमकदार होता है। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। अच्छा ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास से तो अच्छा होता है। इज दिस फैक्ट, इसका क्या फैक्ट है, ऑफ सम यूज टू द डायमंड कटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का होता है इज़ वेरी लार्ज, वो बहुत लार्ज होता है। किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह एज कंपेयर टू द ग्लास के कंपेयर में अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और उसका जो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड होता है वो 24 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसे टी पार्ट को, ई पार्ट ना, देखिए ई पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ई पार्ट में हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, वो तो जानते हैं, we know that refractive index is mu of diamond। भाई डायमंड तो अच्छे से लिख दें, refractive index of diamond is very large as compared to the normal glass, is very large as compared to the normal glass। ठीक, नॉर्मल ग्लास से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आइए हम लोग लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिख दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड D इक्वल टू 2.4 ना जी, 2.4, सॉरी हमें ऐसा लगा छिपकली गिर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, 2.4 होता है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5, और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड जो होता है वह होता है हमारा 24 डिग्री। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास होता है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास होता है 42 डिग्री।
देखो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा ना, जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव एंगल कम, इसका क्रिटिकल एंगल कम, रिफ्रैक्टिव एंगल ज़्यादा। और जब रिफ्रैक्टिव एंगल ज़्यादा होगा तब क्या होगा बेटा, जब रिफ्रैक्टिव एंगल ज़्यादा होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एज अ 19 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने बोला है 19 नंबर क्वेश्चन में, अ इमेज ऑफ स्मॉलर इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल। एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसे हम फिक्स करते हैं वॉल के साथ फिक्स करते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ऑफ रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल इज 3 सेंटीमीटर। एक वॉल है, आइए इसे इरेज करना पड़ेगा। आप लोग आई होप कि कॉपी कर चुके होंगे और हम इस तरफ इरेज करते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जो कि आप समझ ही रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखें। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन क्रिटिकल एंगल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ टॉपिक। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका बहुत अच्छा फंडा है, जो कि अभी क्लास 12 से हटा दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि दो हमारे पास वॉल हैं, एक दूसरे के बीच का सेपरेशन 3 मीटर है, और यहाँ पे हम एक बल्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं। लगा दिए भैया बल्ब। ये कह रहा है कि आप ये बताइए, एक हम लेंस लगाएं जिसका फोकल लेंथ कितना हो कि यहाँ इस बल्ब से जो रे निकले वह क्या हो, रिफ्रैक्ट हो करके इतनी डाइवर्स ना कन्वर्ज करे, कन्वर्ज करने के बाद इसी वाल पर, सॉरी दिस इज द यहाँ से निकलेगा ना जी, यहाँ पर पड़े, इट मीन्स दूसरे वाल पर ही पड़े। रे ऑफ लाइट अगर हम यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं दिस लेंस पर, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्ट हो करके आए रे ऑफ लाइट वह कन्वर्ज हो और एक पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर पड़े, जिससे यहाँ से लाइट निकले दूसरे वाल पर आए, इससे इधर या इधर पहले ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ जी अभी क्लास ले रहे हैं, बताओ। अभी मुझे लग जाएगा 9:45। हाँ ठीक, रुके रहो, फिर आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। ओके, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो यही क्वेश्चन का फंडा था। क्वेश्चन में बोला कि एक वाल से दूसरे वाल पर हमें लाइट को इंसिडेंट कराना है यूजिंग बाय लेंस। इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए कि यह सिर्फ इसी स्क्रीन पर पड़े, यहाँ से ना इधर और ना पहले, ड्यू टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज, दिस इज द इमेज, यही बल्ब का, ये जो बल्ब है ये यहाँ पे बने और क्या। ठीक है, रियल इमेज जो हमारा होता है 4f के बराबर होता है, और हम उसे रखते हैं, जो हमारा 4f होता है वो किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है। मतलब 4f फोकल लेंथ जो है टोटल दोनों डिस्टेंस के बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू d, d इज द वैल्यू ऑफ दिस। देन यहाँ पे f इज इक्वल टू 3/4 और दिस वैल्यू इज 0.75 सेंटीमीटर का अगर फोकल लेंथ होगा तब हम क्या करेंगे, इसका ड्यू टू रियल इमेज यहाँ बनेगा, मतलब इस पर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर पर, हम एक स्क्रीन को प्लेस्ड करते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट से। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्मेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस
at two different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of this. अरे जी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अभी ये हमारे क्वेश्चन है इसका एक फंडा बहुत अच्छा है, फंडा का कॉन्सेप्ट ही कह सकते हो, जो कि क्लास 12th में इसके पहले सिलेबस में था और अब यह सिलेबस में नहीं है। इट मीन्स पहले यह एनसीईआरटी में था, पहले नहीं अभी भी एनसीईआरटी में है, बट क्लास के 12th के सिलेबस में नहीं है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है जिसे हम बहुत आसानी से यूज करते हैं। और आप लोग को जो क्वेश्चन ना समझ में आए, आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय उमेश और फिजिक्स वाले सर्च करिएगा, आपको डिजिटल बोर्ड पर पूरा सारा टेक्स्ट बुक का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 20 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं स्क्रीन से। ठीक है, हमें द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन 20 सेंटीमीटर। दो हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और जिससे दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन्होंने कहा है, इन्होंने पूछा है कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, आप हमें बताइए। तो हमें पता है टोटल डी की भी वैल्यू दिया गया है। डी हमें कितना दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। डी हमें दिया गया है कितना बेटा, 90 दिया गया है क्या? जी हाँ 90 दिया गया है। डी इज दिस 90 सेंटीमीटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट ना जी। और हमें क्या चाहिए सर? और हमें स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि एफ की जो फार्मूला है, जो हमारा फार्मूला था इसके पहले प्रीवियस ईयर में, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है बेटा? डिवाइड बाय 4D, 4 कैपिटल डी। ठीक, अब स्मॉल डी इज द, ये आपका फार्मूला होता था, तो आपको क्या चाहिए? डी चाहिए, डी चाहिए, स्मॉल डी चाहिए। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू बिटवीन लेंसेज। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस यही रख दो फार्मूला, बहुत ईजी है। एफ इक्वल टू डी की वैल्यू 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 90। चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम 90 प्लस 20 लिखेंगे, एक बार 90 माइनस 20 लिखेंगे ना जी, 90 माइनस 20 लिखेंगे। ये इजी टर्म है और का मैथमेटिकल टर्म का यूज ज़्यादा नहीं करते हुए, डिवाइड बाई 4 इंटू 90, और हम इसे ऐड करेंगे, आ जाएगा 110, और यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू 17 डिवाइड बाई 4D, 490, एक 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई है। देन यहाँ पे 11 7 जा 77, 77 डिवाइड बाई 4 9 जा 36, और इसे हम डिवीजन कराएंगे, आएगा कितना आएगा जी? देखो ये आ जाएगा 21, अच्छा ये 70 है ना, 7 है 70 है जी, 70, ये आ जाएगा 21.46 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस एंड दिस। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, हमारा आईपीस लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 46 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज। एक्सरसाइज 10 में आपको दिया गया है। अच्छा, एक्सरसाइज 10 हम लोग किए हैं। इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विथ दियर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट, does the answer depend on the which side of combination of beam of parallel ray of light incident? It is the notion of effect focal length this system of useful at all। अभी ये भी तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम पहले इसे इरेज करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं और इनसे नीट में आए हुए क्वेश्चन है भाई, इससे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है।
आपके पास अगर बहुत अच्छी बुक होगी, इट मीन्स MTG 33 ईयर जिसके पास होगा तो क्वेश्चन रिलेट कराए। भाई साहब हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट बुक से, फर्स्ट NCERT का फर्स्ट चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे 2019-20 के अंदर भर में, और हमने क्वेश्चन नंबर उसमें फर्स्ट 19, 17, 30, 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, और 29 नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, सारे क्वेश्चन NCERT से ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या क्या दिया गया है सर? हमें दिया गया है फोकल लेंथ F1 दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है सर? F2 दिया गया है 20 सेंटीमीटर, F2 दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमसे क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि अगर हम रे ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं, कहाँ पे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस पर। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट कराएं तो यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो है यहाँ इस पॉइंट पर होगा, यहाँ पर होगा। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसी रे ऑफ लाइट को अगर हम इसका जो इमेज बनेगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट को ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यह इमेज इस कॉन्केव लेंस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसकी वजह से यह रे ऑफ लाइट जो होगी, क्या ध्यान से सुनना, यह जो रे ऑफ लाइट होगी इसे क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी, और इसका जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा वह कहाँ बनेगा? वह यहाँ से जाते हुए इस पॉइंट पर बनेगा और इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, दोनों के बीच की एंगल दिया गया है। कितना दिया गया है? AF1 है हमारा, AF2 है। ध्यान से सुनना, अब इसमें इन दोनों के बीच का गैप दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अगर हमारा फोकल लेंथ F1 30 सेंटीमीटर है तो F2 कितना हो जाएगा? तो जो हमारा इमेज का डिस्टेंस आएगा 22, क्योंकि 30 में से 8 को माइनस करोगे 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही 22 सेंटीमीटर अगर हम इस तरफ से रेज को करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा ड्यू टू कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं इसमें, आगे करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हमें V निकालना है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू 22 + 8। V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, 22 + 8 कितना हो जाएगा? 30। तो V की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमें क्या दिया गया है सर? अब हमें U दिया गया है, U हम यहाँ से निकाल लेंगे 22। U दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, U2 हम निकाल लेंगे। U2 या हाँ U2 ही कर लोगे, क्योंकि ये U2 है, U1 तो यहाँ था ना इन्फिनिटी पे। U2 हमें कितना मिल जाएगा? 22 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए सर? अब हम यहाँ से निकाल लेंगे V2 निकालेंगे। V2 निकालने के लिए 1/F2 इक्वल टू 1/, लेंस का फार्मूला 1/V2 माइनस 1/U2, और हम यहाँ से V2 निकाल लेंगे। 1/F2 की वैल्यू दिया गया है 1/20। चलिए रखते हैं 1/20 इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/-22। माइनस रखा जाएगा नेगेटिव में ना जी, कि पॉजिटिव रखा जाएगा? जल्दी बताओ क्या रखा जाएगा? अच्छा, F2 की वैल्यू नेगेटिव होगी जी। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? आप यहाँ पे रखोगे 22। अब V2 को इस तरफ करोगे, इसको इस तरफ करोगे, यहाँ पे -20, तो 1/V2 शायद नीचे आपको न दिख रहा हो, अभी हम ऊपर लिखते हैं। तो 1/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, निगेटिव ही रहेगा। हमें मिरर का तो नहीं करना ना। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करते हैं 1/22, और यहाँ पर कर लेते हैं इस तरफ। जी हाँ, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। देन V2 की वैल्यू हमारी आ जाती है, कितनी आ जाएगी V2 की वैल्यू? V2 की वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? V2 की वैल्यू V1 ये था, ये V1 था। V2 की वैल्यू देखो, V1 यहाँ बनता लेकिन यहाँ बना है। ठीक है, अब V2 कहाँ बनेगा? V2 मतलब जब हम इधर से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस डायरेक्शन से, तब इसका इमेज फर्दर पीछे होगा। ठीक है, अच्छा, बिहाइंड द लेंस के पीछे होगा, इस तरफ होगा, तब इसका V2 का इमेज जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा -2200 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम, ये भी माइनस में रखा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। किसको माइनस में रखेंगे? -22 को, माइनस प्लस हो जाएगा, और हम इसे सॉल्व करते हैं, इतना वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? V2 हमें निकल गया।
आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये बताइए v कितना होगा, v मतलब ये v कितना होगा। अगर हम टोटल डिस्टेंस हमारा 220 आया है, इसमें से 8 को माइनस कर देंगे। 8 को माइनस कहाँ करोगे, 4 को माइनस करोगे, क्योंकि ये सेंटर हमारा यहाँ था, इस डायरेक्शन में 4, इस डायरेक्शन में 4, मतलब यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 4, इसका भी डिस्टेंस 4 हो जाएगा। इससे हम सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को लेते हैं। क्यों सेंटर से लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए हम सेंटर से लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती है, क्या वैल्यूज़ आएगी, इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 216 ना जी। 4 को माइनस करोगे 216, मतलब v डैश इक्वल टू v2 माइनस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ 216 सेंटीमीटर ऑफ दिस इमेज ऑफ सेकेंड। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब सिमिलर प्रोसेस में हम लोग आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं, अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, f1 दिया है, v1 ने दिया है। अब f1 v1 को रख करके हम f1 v1 को रख करके u1 निकाल लेंगे, और वहाँ से हम वैल्यूज़ को रखते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, u1 को निकालने के लिए हम डायरेक्टली कर देते हैं ना जी। आइए इमेज के फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, मतलब रे ऑफ इंसिडेंट रे के साइड को चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। बहुत सारे इस टॉपिक में सीखने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, और कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं चीज़ों को सीखते रहें, लिखते रहें, सीखते रहें। ओके, आइए इसी का 21 का ए पार्ट था ये, अब 21 का बी पार्ट। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ठीक इस तरह लेंस लेते हैं, रे ऑफ लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट से ये रिफ्लेक्ट होकर के पहले तो रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे मिलेगा, मीट करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, मतलब डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इस लेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक लाइट आई ही नहीं। ठीक, यहाँ तक रे ऑफ लाइट नहीं आई, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ। तो हमें अब यहाँ पे बताना है, तो इमेज हमारा यहीं पे बन गया। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इसको हमें देखना था। ठीक है, तो अगर हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इस पॉइंट पे हो जाएगा, पी पॉइंट पर। ठीक है, पी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, उसको निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, u1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया है, क्या क्या दिया गया है बेटा, देखो पहले कि दिया क्या क्या है। हमें दिया गया है f2 दिया गया है। अब हम इसको f2 मान लेंगे। f2 तो ये था भी, f2 था भी, f1 ये था, तो f2 ये f1 है। ठीक है, अब हमें f2 से v2 निकालना होगा, तो 1/f2 इक्वल टू 1 निकालना है, 1 से इमेज चाहिए ना हमें। ठीक, इससे इमेज की डिस्टेंस चाहिए, तो 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज को पुट करो। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे हमारा v2 20 हो, v2 हमारा 20 हो, ठीक, जो हमारा f2 हो जाएगा वो v2 की वैल्यू काम करेगा। ठीक है, ये 20 हो जाए तो हमारा u1 जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे u1 हमारा हो जाएगा 28, क्योंकि हम 8 को ऐड कर देंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ से भाई, यहाँ से यहाँ की वैल्यू ये दिया गया है, f2 से इस पॉइंट की वैल्यू दिया गया है 20, और हमें f1 से वैल्यू लेनी है, तब हम इमेज का डिस्टेंस बताएंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस 8 ऐड हो जाएगा, तो मतलब 28 हो जाएगा। आइए रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं, 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1 रखिए। चलिए इसमें तो 1/f1 की वैल्यू 30 और इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/-28, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो v1 की जो वैल्यू आएगी और कितना आएगी, v1 की वैल्यू जो आएगी 420 सेंटीमीटर। कितना, 420 सेंटीमीटर। देखें कैमरा में दिख रहा है नहीं नीचे तक, जी हाँ दिख रहा। और हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, टॉपिक बहुत अच्छे से सीखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट आइए टर्म पे हम लोग चलते हैं।
ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे v डैश निकालते हैं, तो v डैश हमारा क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू 4 को माइनस करोगे क्योंकि हम सेंटर से लेंगे, तो 420 में से 4 को माइनस करोगे तो 416 सेंटीमीटर हमारा इमेज आ जाएगा v डबल डैश। ओके, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का ए और बी पार्ट दोनों। ठीक है, आइए बी पार्ट। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, उसमें यू की वैल्यू दिया हुआ था क्या, जी हाँ दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, इस यू की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th का बी पार्ट अभी नहीं किए हम लोग, ए ही पार्ट किए हैं इसे डाइवर्ज करके। ठीक है, अब हम आएंगे बी पार्ट पर। बी पार्ट पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर ऑफ इन साइज ऑफ प्लेस एट ए सॉलिड साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के साइड में, इसी लेंस कॉन्वेक्स लेंस के साइड में, कॉन्केव लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के साइड में अगर हम 1.5 सेंटीमीटर का हाइट का एक ऑब्जेक्ट लें जो इससे डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर पर हो, तो आइए हम इस तरफ इरेज करते हैं थोड़ा सा, और जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और उसे हम पॉइंट टू पॉइंट रखते जाएंगे, और वैसे कुछ इशू नहीं है। आप इसे सेकंड केस कह सकते हो, उसे बी पार्ट नहीं कह सकते। ठीक है, इसे सेकंड केस कह लो, सेकंड केस कह लो। ठीक, आइए बी पार्ट पे हम लोग चलते हैं। बी पार्ट पे वो कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, और इस पॉइंट पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट का जो साइज है 1.5, मतलब एच ओ इक्वल टू कितना है 1.5 सेंटीमीटर का। वो कह रहा है यू की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होनी चाहिए, वो दिया गया है 40 सेंटीमीटर का। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखें, ठीक है, और जिसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, अभी भी वही सेपरेशन है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आप हमें बताइए फॉर कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी सर, इसमें इन्होंने पूछा है हाइट और मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो आपको f1 u1 दिया हो, ये u1 है, f1 और u1 दिया हो तो आप v1 निकाल सकते हो, तो 1/f1 1/v1 माइनस 1/u1 रखिए यहाँ पे, तो 1/30 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/20 और 40 माइनस 40, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस ही रहेगा, तो मतलब 1/v1 इक्वल टू 1/30 माइनस 1/40, और हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारा कितना आ जाएगी वैल्यू बेटा, 30 माइनस 40 10 और 120 12 सेंटीमीटर। देखिए कितना आ रहा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर। ठीक, v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कुछ है नहीं वैसे इशू। 1/v1 और यहाँ पे v1 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है मैग्नीफिकेशन बताइए, जबकि फॉर कॉन्केव लेंस के लिए अगर आपको v पॉजिटिव लिया जाए तब यही कॉन्केव लेंस को यहाँ का दिया जाए, दोनों सिस्टम में सेम है। ठीक है, उसमें इन्फिनिटी u की वैल्यू दिया था, इसमें u की वैल्यू दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि अगर इसी को हमने फर्स्ट मान लिया, इस तरफ से रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, अब हम इसे ऐसे कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब हमारा जो v होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, v हमारा क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ डिस्टेंस इज पॉजिटिव हो जाएगी। जब वह पॉजिटिव हो जाएगी तब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम v2 निकालते हैं, v2 क्या हो जाएगी, हमें पता है v2 क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर ऑफ इमेज। 120 सेंटीमीटर में से अगर हम 8 को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, 8 को माइनस कर दें, तो हमें u2 की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस इससे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इमेज का डिस्टेंस दिया गया 120 सेंटीमीटर, 8 को माइनस कर देंगे तो इतना हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज जो भी उल्टा सीधा कुछ भी बने, ठीक है, तो उस इमेज का डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं u
इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 112 सेंटीमीटर ऑफ U2। ठीक है, अब यहाँ से 1/F2 इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/U2 और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे? V2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यूज को पुट करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे और कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। ठीक, कैलकुलेशन का टर्म बहुत अच्छा होना चाहिए वैसे और फास्ट भी होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन की वजह से आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को कम अटेंड कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन आप खुद करें, वैल्यूज़ को पुट करें, सोल्यूशन करें। हम आंसर लिखते जा रहे हैं, आप लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में? अच्छा, मैग्नीफिकेशन भी निकालना है तो हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो 1/F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू -20, 1/-20 इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/- कितना दिया गया है 112 और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी V2 की वैल्यू आती है कितना आएगी? आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करें और जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आएगा 20 × 112 डिवाइड बाई 92। जी हाँ, पूरा लिख देते हैं 20 × 112 डिवाइड बाई 92। ठीक है, 112 में से 120 को माइनस करोगे 92 आएगा, तो V2 की वैल्यू आ गई। मैग्नीफिकेशन हमें निकालना होगा तो मैग्नीफिकेशन हम इसका भी निकालेंगे और इस टर्म में भी निकालेंगे, इस साइड से भी। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन हमें M1 इक्वल टू मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन M1 V1 अपान U1 रखो। V1 U1 की वैल्यू हमें यहाँ मिला है, U1 की वैल्यू हमें यहाँ दिया है। ठीक है, वैल्यूज़ को बस पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा 120 डिवाइड बाई 40 और हम लिखेंगे 3। M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू ऐसे निकाल लो, M2 की वैल्यू ऐसे नहीं, सिमिलर प्रोसेस है। M2 की वैल्यू में V2 की वैल्यू ये रखो और U1 की वैल्यू यहाँ पे V1 V2 U2। ठीक है, V2 की वैल्यू कितना दिया गया है? V2 की वैल्यू 20 इंटू 112 डिवाइड बाई 92 इंटू U2 की वैल्यू 112 से 112 कैंसिल, इसे सॉल्व करोगे तो M2 की मैग्नीफिकेशन ऑफ पावर वो 20 डिवाइड बाई 92 और जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा जल्दी बताइए? ये आएगा सर, जो भी आए एज इट इज़ भी रख सकते हो, चलो इतना ही रखो। M2 की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 92। अब हमें क्या करना है? टोटल मैग्नीफिकेशन पावर M इक्वल टू M1 इंटू M2। ओके, तो हम क्या करते हैं, M1 की वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 92 और हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं M मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ टोटल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा 0.652। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाइट भी निकालनी है तो हाइट हमें पता है, मैग्नीफिकेशन का हाइट क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इक्वल टू HI डिवाइड बाई HO। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड बाई इमेज की हाइट। तो हमें M दिया गया है, M हमें कितना दिया गया है, हम यही वैल्यू डायरेक्ट रख दें 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 92 इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया था 1.5 मतलब 3/2, 2/3 कर लेते हैं HI इंटू 2/3 और यहाँ पे जाएगा 3/2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 3/2। अच्छा, 3/2 इंटू 92 इक्वल टू HI और हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 3 ऊपर जाएगा, 2 10 जा 3 3 जा 9, 9 10 जा 90 डिवाइड बाई 92 और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, कितना आएगा 0.1 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 0.98। ठीक है, 0.98 और हम इसे लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 ऑफ इमेज ऑफ हाइट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 21। ओके, पहले आपको करना क्या था, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले आपको करना रहा इमेज निकालना था किसका, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर हुआ
उसकी डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर आई। अब यही इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम टोटल डिस्टेंस में से 8 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारा लेंस से इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, और वो डिस्टेंस हम निकाले हैं 112 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम इस वैल्यूज को सॉल्व करें, फिर मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन पावर, फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व किए हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देन यहाँ से हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, जिससे हमें इमेज की हाइट मिलती है 0.988 मीन्स 1 के समथिंग, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इमेज छोटा हो गया किससे, ऑब्जेक्ट से। ओके, 1 सेकेंड भाई, क्लास ले रहे हैं सर, अभी क्लास ले रहे हैं हम, आपको 5 मिनट में कॉल करते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ तक हमें इमेज की हाइट मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो इमेज की हाइट है इट मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा। हमने क्या बोला था, जब हम क्या किए थे, अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किए थे, जब हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कम करते हैं इमेज का साइज बढ़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज का भी साइज छोटा होगा लेकिन शार्प होगा। बात समझ में आई। तो इमेज की साइज कम हुआ, ठीक है, इमेज की साइज कम हुआ। कब कम हुआ, जब हम क्या करते हैं उसको फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में लेके जाते हैं। मतलब फोकस और पोल के बीच में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इमेज की हाइट बहुत छोटी होती है। हाँ, समझ में आई। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, 22 और 23 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वैसे हम एज अ रीड कर देते हैं। एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फोकल प्रिज्म ऑफ। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है, इसे हम इरेज करते हैं। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है वैसे, आई थिंक, हमें लग रहा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अगर हम एक प्रिज्म दे दें, इफ़ यूज अ प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू, कितना दिया गया है एंगल ऑफ ए 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री दिया है, जो TIR कंटिन्यूसली हो, अगर इंसिडेंट रे को हम इंसिडेंट कराएं, नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाए कुछ आई, ठीक है, और यहाँ से जो TIR होता रहे, जो TIR हो, क्या हो, जो TIR हो। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इमेज को शार्प बनाते हैं अच्छे से। जो हमारे बुक में जिस तरह से कह रहा है वो कह रहा है, दिस इज द साइज ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ ए इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम इंसिडेंट रे को इसके साथ क्या करा रहे हैं, एंगल में करा रहा है नॉर्मल के साथ, जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टिव पॉइंट से, कहाँ से, रिफ्लेक्टिव पॉइंट से, इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा इस नॉर्मल के साथ वह ज़्यादा हो किससे, रिफ्लेक्टिव एंगल से। कौन, क्रिटिकल एंगल अगर ज़्यादा हुआ TIR कंटिन्यू होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रिटिकल एंगल साइन C होता है वो क्या होता है, साइन C इक्वल टू 1/μ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना दिया गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.524, म्यू इक्वल टू 1.524। ओके, आइए देखते हैं। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, 1/1.524, और हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 41 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 41 डिग्री। अच्छा, 41 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, 90 - 41 कितना होगा, 90 - 41। इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो कंटिन्यू TIR नहीं होगा। अच्छा, TIR अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, 90 - 40 19 एंगल होगा क्या, 60, अच्छा सॉरी 60 के एंगल होते हैं ना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव एंगल हमारा 19 डिग्री का होगा, जिसकी वजह से TIR हमेशा होता रहेगा, क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं जो हमारा इंसिडेंट एंगल को हम किस तरह से एडजस्टमेंट करें, अभी हम पीछे किए थे। तो हमने कहा था sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.524 इंटू रिफ्रैक्टिव एंगल इज साइन आर इज इक्वल टू 19 डिग्री। 19 डिग्री यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, इंटू 19 डिग्री साइन 19 डिग्री साइन 19 डिग्री। और हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं। आई की जो एंगल आते हैं वो कितना आएगी कैलकुलेशन करने पर। कैलकुलेशन जब हम इसका करते हैं आता है 0.5 के अप्रॉक्सीमेटली, आता है 0.5, जिसे हम 1/2 लिखते हैं, जिसकी वजह से साइन आई की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। ठीक, दिस इज द एंगल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 22। अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अ कार्ड सीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ 1 mm में हम उसे डिवाइड करते हैं। बीइंग वीव एट अ डिस्टेंस ऑफ 19 सेंटी थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्निफिकेशन ग्लास कुछ भी कह सकते हो, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है, ऑफ द फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर पे, हेल्ड क्लोज टू द आइज। आइज को हम कहाँ पे किसकी क्लोज रखेंगे, इसका मतलब यह हुआ। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ना, हम कौन सा क्वेश्चन बता, 23 नंबर क्वेश्चन, 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मतलब डिस्पर्जन जो होगा वो डेविएशन से, डिस्पर्जन एंगल जो होगा वो डेविएशन से क्या हो, ज़्यादा हो, या विथ रिस्पेक्ट टू, या विदाउट डेविएशन डिस्पर्जन नहीं होता। अगर विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन में यही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि जो डेविएशन होता है वो डिस्पर्जन पर किस तरह से क्या करता है, फॉलो करता है, जो भी। ठीक है, आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक प्रिज्म है, ठीक है, आ रहे हैं भाई, अभी आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है बेटा, क्राउन एक दिया गया है, क्राउन एंगल, और एक फ्लिंट दिया गया है। फ्लिंट का मतलब इस तरह से, ठीक, फ्लिंट एंगल। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे एंगल हमारा ए है और जो यहाँ पे एंगल फ्लिंट एंगल ए डैश है, ठीक है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कि जो डिस्पर्जन होगा वो डेविएशन पर किस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। तो हम अगर कहते हैं, हम कहते हैं अगर डिस्पर्जन एंगल डेविएशन एंगल से ज़्यादा हो, इट मीन्स एंगल ऑफ डिस्पर्जन इज ग्रेटर देन, ऐसा ही लिख रहे, एंगल ऑफ डिस्पर्जन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल से डिस्पर्जन एंगल ज़्यादा होगा, डेविएशन डिस्पर्जन एंगल से डेविएशन एंगल अगर ज़्यादा होगा तो किस तरह का फॉर्मेट करेगा, ये जो हमारा ए पार्ट इन्होंने कहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं, ऑफकोर्स होगा। जब हम इसे क्या करेंगे, ए डैश इज ग्रेटर देन इज लेस देन ए, ठीक है। अगर हमारा क्राउन एंगल डेविएशन एंगल डिस्पर्जन एंगल से ज़्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन जो लेंसेज होंगे वो वर्क करेंगे। आइए इसका पार्ट बी क्या कह रहा है, ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में इन्होंने बोला है कि ये बताइए कि जो एंगल इन दोनों का जो एंगल मेक होगा, मतलब थीटा, थीटा जो होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल इज डेविएशन, रिफ्रैक्टिव एंगल इज V माइनस रिफ्रैक्टिव एंगल इज R, वायलेट और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल इज R इज A एंड थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ R, R इज द डेविएशन, I इंसिडेंट ना जी, V डैश माइनस या पॉजिटिव अगर प्लस करेंगे तो म्यू R से क्या हो जाएगा, A डैश होगा। अगर इन दोनों का सम थीटा इज इक्वल टू
θ1 प्लस θ2, या ऐसे भी कुछ कर सकते हो, θ1 और θ2 का रेशियो मान लें और ये θ2 हो जाए तो इनकी जो वैल्यूज़ आए वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हमारा जो डेविएशन होता है वो होता रहेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे डेविएशन क्या होगा, डेविएशन कंटिन्यू होगा। बी पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, बी पार्ट में इन्होंने बोला है कि जो डेविएशन एंगल होता है वो क्या होता है, डेविएशन एंगल होता है हमारा ए इंटू डेविएशन एंगल इज इक्वल टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ठीक, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, जो हमारा डेविएशन होता है वो क्या होता है, दिस डेविएशन एंगल इंटू दिस इज द एंगल ऑफ ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेविएशन एंगल मिलता है, कितना डेविएट हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम इस फॉर्मेट को रखते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन आज की यहीं ख़त्म करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, 29, 30 ये सब क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि आपको पता है 14, 15, 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन आई से रिलेटेड है, जिसकी वजह से इस चैप्टर को अभी इस टॉपिक को हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, हमारे बुक में भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है वेब ऑप्टिक्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेब ऑप्टिक्स के बारे में सीखेंगे और हम कल MTG से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।